अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़ेब खानज़ादा। सब नजरें आला अदलिया पर जमी हुई हैं। हर कोई देख रहा है कि वहाँ से क्या फैसला आता है। बहरहाल ऐसा पहली बार हुआ है कि तहरीक इंसाफ और नून लीग एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो गई हैं। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की वीडियो सामने आने के बाद नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट से अज खुद नोटिस का मुतालबा किया। फिर हुकूमत ने भी आला अदलिया से इस मामले का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। यानी हुकूमत और अपोजिशन दोनों ये चाहती हैं कि अदलिया इस मामले को खुद देखे। जबकि आज एक अहम पेशरफ्त हुई है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा से मुलाकात की। ये मुलाकात तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही। इस मुलाकात की तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई। नून लीग इस हवाले से बार बार खबरदार कर रही है कि उसके पास मजीद वीडियोज़ भी मौजूद हैं, मगर वो इन्हें अभी सामने नहीं लाएगी। नून लीग के सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत को पता चल गया है कि वीडियो असली है, इसलिए अब हुकूमत खामोश हो गई है। उनके पास और भी वीडियोज़ हैं, मगर वो इदारों के साथ इख्तिलाफात नहीं चाहते। हुकूमत ने इस वीडियो को ऑडिट कराया और उनको ये जब पता चला कि ये वीडियो बिल्कुल हक़ाइक़ पे मबनी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है अब यू टर्न ले लेते हैं। उधर वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हम इसका ऑडिट कराएंगे, हम फलाना करेंगे, ढीगा करेंगे। इधर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा जी हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अब सब चुप करके घर बैठे हुए हैं। उस जजमेंट का कोई ना कानूनी जवाज़ है, ना कानूनी हकीकत है, ना अखलाकी हकीकत है। तो ये जजमेंट अब नल एंड वॉइड है। इसका तरीका ये खुद आला अदालतों को इसका नोटिस लेना पड़ेगा। ये एक टेप नहीं है, और टेपें भी हैं। हम हकीकत से किसी इदारे से, किसी शख्स से हम इख्तलाफ नहीं चाहते। इससे पहले मरियम नवाज भी ये कह चुकी हैं कि उनके पास मजीद वीडियोस भी हैं। इस हवाले से आज भी द न्यूज़ में एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की खुफिया तौर पर कई मरतबा वीडियोज़ बनाई गई हैं, जिनमें वो नवाज शरीफ के केस से मुताल्लिक बात कर रहे हैं। खबर के मुताबिक नून लीग के ज़राए ने द न्यूज़ को बताया है कि खुफिया तौर पर रिकॉर्ड की गई वीडियोस का ताल्लुक सिर्फ नासिर भट्ट से नहीं है। ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि जज ने कुछ दीगर अफराद से भी बातचीत की है, जिन्होंने मुबैना एतराफ़ की वीडियोस बनाई और उनमें जज अरशद मलिक ने बहुत कुछ बताया है। खबर के मुताबिक जज की हाल ही में रिकॉर्ड की गई वीडियोस में वो एक अहम शख्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं, जिसका ताल्लुक नून लीग और शरीफ ख़ानदान से है। ये वीडियो तकरीबन 1 माह कबल रिकॉर्ड की गई और ये पाकिस्तान से बाहर जज के गैर मुल्की दौरे के मौके पर रिकॉर्ड की गई। अब ये वीडियोस क्यों रिकॉर्ड की गई और कब ये सामने लाई जाएंगी, नून लीग इससे क्या हासिल करना चाहती है, ये सब सवालात अहम हैं। ये मामला शुरू हुआ हफ्ते को जब मरियम नवाज शरीफ अल अज़ीज़िया केस में नवाज शरीफ को सज़ा सुनाने वाले जज की वीडियोस सामने लेकर आई। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज ने खदशे का इजहार किया था और इस हवाले से आज उन्होंने ट्वीट भी किया और लिखा कि क्या मैंने इसकी पेशन गोई नहीं की थी, क्या इसकी तवक्को नहीं कर रही थी, क्या मैं नहीं जानती थी कि क्या आने वाला था, क्या मैं नहीं जानती थी कि ये गैर मारूफ गैंग खामोश कराने के लिए किस हद तक गिर सकता है। मैं जानती थी कोई गलती नहीं करना। दूसरी तरफ एहतसाब अदालत जो नवाज खानदान के खिलाफ पैनामा केस के तीनों रेफरेंसेस को निपटा चुकी है, लेकिन आज नैब ने इस मामले पर एक और दरख्वास्त दायर कर दी है और ये नई दरख्वास्त नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस में जाली ट्रस्ट डीड देने पर जमा कराई गई है। अब दिलचस्प बात यह है कि ये दरख्वास्त आज ही जमा कराई गई और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इस पर आज ही नोटिस जारी करते हुए मरियम नवाज को 19 जुलाई को तलब कर लिया। नैब ने अपनी दरख्वास्त में एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज के खिलाफ सुनाए गए एहतसाब अदालत के फैसले को ही बुनियाद बनाया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मरियम नवाज एवनफील्ड रेफरेंस के मुल्जिमान में से एक हैं और उनके हवाले से ये अदालत फैसला दे चुकी है कि उन्होंने एक बोगस ट्रस्ट डीड पेश की और इस नतीजे पर पहुंचने से पहले अदालत ने शवाहिद का जायजा लिया है। इस तरह ये बात जाहिर है कि मरियम नवाज ने जाली शवाहिद अदालत में पेश किए इस नियत के साथ कि वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और ट्रायल को गुमराह कर सकें, जिस पर इस अदालत को खुद से इस मामले पर कार्रवाई का आगाज करना चाहिए था। इसलिए दरख्वास्त की जाती है कि ये अदालत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए खुद से मरियम नवाज के खिलाफ नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 30 के तहत कार्रवाई का आगाज करे। नैब की दरख्वास्त और इस पर एहतसाब अदालत की तलबी पर मरियम नवाज ने ट्विटर पर रद्दअमल देते हुए कहा कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम साजिशें बेनकाब होने के बाद घबराहट में हुकूमत ने मेरे खिलाफ एक और मुकदमा कायम कर दिया। मैं अवाम से पूछती हूँ कि मेरे सवालात के जवाब मिलने की बजाय
क्या मुझे इस नैब में पेश होना चाहिए जो ऑडियो वीडियोस के जरिए यरगमाल हो? उन्होंने मजीद कहा कि आपसे मशवरा चाहती हूँ कि मुझे एक साबितशुदा इंतकाम के सामने पेश होने का बॉयकॉट करना चाहिए या पेश होकर नैब अदालत में खड़े होकर दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए। बुलाना है तो अपने रिस्क पर बुलाना, मेरी बातें ना सुन सकोगे ना सह सकोगे, ये ना हो कि फिर सर पीटते रह जाओ। अब ये दिलचस्प मामला है क्योंकि जहां नैब की इस दरख्वास्त की टाइमिंग अहम है, वहीं इसने कई कानूनी सवालात भी उठा दिए हैं। नैब ने यह दरख्वास्त इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में जमा कराई है, जिन्होंने गुज़िश्ता साल 6 जुलाई को एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन टाइट सफदर को सजाएं और जुर्माने किए थे। और मरियम नवाज से मुतालिक फैसले में उन्होंने जाली ट्रस्ट डीड पर भी फैसला सुना दिया था। मरियम नवाज से मुतालिक एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अपने फैसले में लिखा था कि मरियम नवाज शरीफ की तरफ से पेश की गई ट्रस्ट डीड भी जाली निकली और मरियम नवाज ने जायदाद छुपाने के जुर्म में अपने वालिद नवाज शरीफ का साथ दिया। एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज को अदालत को गुमराह करने के जुर्म में 7 साल कैद बामुशक्कत और नैब के साथ ताउन न करने पर 1 साल कैद की सजा सुनाई। दोनों सजाओं का इतलाक एक साथ होगा। इसके अलावा मरियम नवाज को 2 मिलियन पाउंड यानी उस वक्त तकरीबन 33 करोड़ रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई गई। इसके अलावा केस के तीसरे मुलजिम कैप्टन सफदर पर भी जुर्म साबित हो गया। अदालती फैसले के मुताबिक कैप्टन टाइट सफदर ने ट्रस्ट डीड पर बतौर गवाह दस्तखत किए थे। उन्होंने भी जुर्म के इर्तिकाब में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मदद की थी, इसलिए उन्हें भी 1 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। अब यह है एवनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत का 6 जुलाई का फैसला, जिसमें मरियम नवाज को जाली ट्रस्ट डीड के साथ जुर्म के इर्तिकाब में नवाज शरीफ का साथ देने पर पहले ही सजा सुना दी गई थी। लेकिन अब नैब अपनी दरख्वास्त में इसी फैसले का हवाला देते हुए उसी एहतसाब अदालत में उन्हीं जज से एक और कार्रवाई की दरख्वास्त कर रही है। ये यहाँ पर सवाल उठाता है कि मरियम नवाज को जिस मुकदमे में सजा हो चुकी है, क्या उसका ट्रायल दोबारा होगा? इसके अलावा नैब ने ये दरख्वास्त इसी एहतसाब अदालत के जज के पास जमा कराई है, जिन्होंने एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला सुनाया था, जिसके बाद नवाज शरीफ ने उन पर एतराज़ उठाते हुए कहा था कि वो अपना जहन बता चुके हैं, इसलिए अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की कार्रवाई वो नहीं कर सकते, जिस पर मोहम्मद बशीर नवाज शरीफ के खिलाफ दीगर दोनों रेफरेंसेस से अलहदा हो गए थे और दोनों रेफरेंसेस की समाअत जज अरशद मलिक की अदालत में हुई थी, जिन्होंने नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में सजा सुनाई थी, फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया था। और अब उनके हवाले से मरियम नवाज अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो सामने ले आई हैं, तो जज अरशद मलिक मुतनाज़े हो गए। जज मोहम्मद बशीर पर पहले एतराज़ उठ गया था, उन्हीं मोहम्मद बशीर के पास नैब गई है। इस मामले पर नून लीग और हुकूमत आमने सामने है, तो नैब वापस जज मोहम्मद बशीर के पास चली गई है, जिन्होंने बाकी केसेस तो नहीं सुने थे, मगर अब नैब की तरफ से आज ही दरख्वास्त जमा कराते ही जज साहब ने मरियम नवाज को आज ही नोटिस भी जारी कर दिया है। अहम बात यह है कि एवनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत की सजाओं को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता साल सितंबर में मुअत्तल कर दिया था और मुअत्तल करते हुए नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन टाइट सफदर को जमानत पर रिहा कर दिया था। और मरियम मुअत्तली के तफसीली फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने जाली ट्रस्ट डीड का भी हवाला दिया था और लिखा था कि मरियम नवाज को एवनफील्ड फ्लैट्स के हुसूल में नवाज शरीफ की मदद, मुआवनत और साजिश के इल्ज़ाम में सजा दी गई। लेकिन एहतसाब अदालत ने अपने फैसले में 1993 से 1996 के दौरान एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हासिल करने के लिए मरियम नवाज की तरफ से नवाज शरीफ की मुआवनत या साजिश से मुतालिक किसी सबूत का हवाला नहीं दिया, जबकि मरियम नवाज की तरफ से जाली ट्रस्ट डीड जमा कराने के इल्ज़ाम से मुतालिक तफसीली फैसले में कहा गया है कि इस मामले पर शवाहिद का मजीद जायजा लेने की ज़रूरत है और इसका जायजा एवनफील्ड रेफरेंस के फैसले के खिलाफ अपीलों की समाअत के मौके पर लिया जाएगा। जबकि कैप्टन टाइट सफदर की सजा से मुतालिक कहा गया है कि यह सजा ट्रस्ट डीड का गवाह होने पर दी गई, तो मरियम नवाज और कैप्टन टाइट सफदर की सजाओं का इन्हिसार नवाज शरीफ की सजा पर है। यानी एवनफील्ड रेफरेंस के फैसले के खिलाफ जब अपीलों की समाअत होगी, तो इस मौके पर नवाज शरीफ की तरफ से जाली ट्रस्ट डीड जमा कराने के इल्ज़ाम पर भी शवाहिद का जायजा लिया जाएगा, मरियम नवाज की तरफ से भी। अब सवाल यह है कि जब एहतसाब अदालत इस बारे में अपना फैसला पहले ही दे चुकी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट सजाए मुअत्तली के फैसले में वाजे कर चुकी कि उसका मजीद जायजा लिया जाएगा, तो फिर नैब कैसे इतने अरसे बाद दोबारा इसी ट्रस्ट डीड का मामला लेकर एहतसाब अदालत चला गया और जो जज साहेब पहले ही इस मामले पर फैसला दे चुके हैं उनके पास गया और फिर जज मोहम्मद बशीर ने आज ही नोटिस भी जारी कर दिया। ट्रस्ट डीड का मामला पनामा लीक्स की तहकीकात के दौरान सामने आया था और पनामा GIT ने अपनी 256 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट के खुलासे में लिखा था कि तफसीली जायजे के बाद ये बात सामने आई है कि अपार्टमेंट्स की ट्रस्ट डीड और बेनिफिशियल ओनरशिप के हवाले से हुसैन नवाज और मरियम सफदर के दिफा में जो दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट और GIT में पेश की गई हैं वो गलत हैं। मरियम नवाज की GIT में जमा कराई गई दस्तावेज़ात खुद साख्ता और जाली हैं, जो मुजरिमाना फेल हैं। इन जाली दस्तावेज़ात के जरिए हक़ाइक़ को मस्ख़ करके सच को छुपाने की कोशिश की गई है।
माहिरीन के मुताबिक दस्तावेजात में जो कैलिबरी फॉन्ट इस्तेमाल किया गया वो उस वक्त ईजाद ही नहीं हुआ था। बरतानवी हुक्काम और फोरेंसिक हैंड राइटिंग माहिरीन की रिपोर्ट से यह वाज़ेह होता है कि मरियम सफदर ही नीलसन और नेस्कोल की बेनिफिशियल मालिक हैं और कोई ट्रस्ट नहीं है और ना ही ट्रस्टी है। लेकिन इस मामले पर मरियम नवाज का मौक़िफ़ था कि वो ट्रस्टी हैं और उन्होंने जो ट्रस्ट डीड जमा कराई वो बरतानवी फर्म से तस्दीक शुदा है। इस मामले पर जब हमने बरतानवी माहिर कानून राशिद असलम से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि बरतानिया में जो बरतानवी लॉ फर्म है उसने जब इस ट्रस्ट डीड की तस्दीक कर दी है तो बरतानवी अदालत भी उसे तस्लीम करेगी और अगर बरतानवी लॉ फर्म जिसने ट्रस्ट डीड बनाई थी वो इसकी तस्दीक कर चुकी है तो जो कि इस केस में कर रही है तो अदालत भी बरतानवी अदालत भी इसे दुरुस्त मानेगी। अब ये ट्रस्ट डीड भी उसी फर्म ने जेमी फ्रीमैन ने वेरीफाई करके दी है। क्या अगर ये मामला बरतानिया की अदालत में हो, क्योंकि ये बरतानिया की फर्म है और वहाँ पर ट्रस्ट डीड पेश की जाए तो अदालत इनके बात को फाइनल मानेगी या सवालात उठेंगे? अगर कोई लॉ फर्म ये कह रही हो कि हम ट्रस्ट डीड को वेरीफाई करते हैं। नहीं जी, ये फर्म का फाइनल वर्ड होगा, इसको अदालत को मानना पड़ेगा क्योंकि ये प्रॉपरली साइंड डॉक्यूमेंट है और इसकी जैसे मैंने बताया लॉफुल जो सिचुएशन है वो इसकी बहुत स्ट्रांग है, तो इस पे कोई सवाल उठ नहीं सकता किसी कोर्ट ऑफ लॉ में या किसी भी इदारे में। यूके के हवाले से ये एक बहुत स्ट्रांग डॉक्यूमेंट है। पाकिस्तान के हवाले से अगर कोई ऐसा सवाल उठता है, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात होनी चाहिए कि फर्म इसको ऑन करती है और इसको कहती है कि जी हमने ये अटेस्ट किया है, तो ये यूके की किसी भी अदालत में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी बरतानिया में जायदादों से मुतालिक जो ट्रस्ट डीड बरतानिया से ही बनी, जो बरतानवी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती क्योंकि जिस कानूनी फर्म ने वो बनाई उसने उसकी तस्दीक की, मगर उसे पाकिस्तान की एहतसाब अदालत ने जाली करार दे दिया। अब ये अहम मामला है कि उसी ट्रस्ट डीड के हवाले से जिसमें पहले ही सज़ा हो चुकी, अदालत पहले ही फैसला दे चुकी, दोबारा नैब उसकी दरख्वास्त लेकर आज अदालत गई और जज साहब ने मरियम नवाज़ को 19 जुलाई को तलब भी कर लिया है। तो ये क्या मामला आगे बढ़ सकता है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ नैब के साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ साबिक जज शाखावर साहब भी मौजूद हैं, उन दोनों से इस हवाले से बात करेंगे। इमरान शफीक साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इमरान शफीक साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये सज़ा ज़ाहिर है पहले भी हो चुकी थी, ये सारा का सारा मामला अब दोबारा नैब गया, कानून इस हवाले से क्या कहता है? देखिए खाजा साहब, ये जब अदालत ने 6 जुलाई को फैसला सुनाया था तो ये सेक्शन 30 जो है जो नैब ऑर्डिनेंस का है उसमें अदालत को ये इख्तियार दिया गया है कि एट द टाइम ऑफ द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट द कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर। अगर कोई उसके सामने कोई ऐसी चीज़ आती है कि कोई फॉल्स एविडेंस पेश की गई है, कोई जाली दस्तावेज़ात पेश की गई हैं, कोई गवाहों ने जो है वो झूठा बयान दिया है अदालत के सामने, तो अदालत उस फैसला करते वक्त उसका कॉग्निजेंस ले सकती है। और एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट जब अदालत ने इस किस्म का कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया, उसकी वजह यह है कि अदालत ने इसका कॉग्निजेंस इसलिए नहीं लिया जिसका दफ़ा 30 का हवाला दिया जा रहा है, क्योंकि उसी पॉइंट पर, उसी नुक्ते पर, उसी बुनियाद पर अदालत ने पहले ही मरियम नवाज़ को साहिबा को सज़ा दे दी थी। मरियम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ अदालत के जो रिमार्क्स हैं वो ये हैं कि उन्होंने अदालत के सामने एक बोगस ट्रस्ट डीड पेश की है जिसकी वजह से उन्होंने एयानत जुर्म का इर्तिकाब किया मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ। इसकी बुनियाद पर मैं सज़ा दे रहा हूँ। और जब अदालत ने वो सज़ा दे दी तो अदालत के पास कोई ऐसा ज़रूरत उसकी बाकी नहीं रह गई थी कि अदालत दफ़ा 30 को इन्वोक करके दोबारा से उसकी सज़ा देती या उसके लिए कोई दोबारा से समरी ट्रायल का आगाज़ करती। तो अदालत का काम पूरा हो चुका था, अदालत में सामने जो भी आया था। अब अगर नैब ये समझता था कि अदालत ने दफ़ा 30 के तहत भी कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर एक कोई क्लाइंट ये समझता है, कोई नैब इदारा ये समझता है कि ऐसा होना चाहिए था, तो नैब के पास ऑप्शन था अपील में जाता। आपको अंदाज़ा होगा कि अपील नैब ने एवन फील्ड केस में फ़ाइल नहीं की। अपील फ़ाइल करने का टाइम 10 दिन था, उस 10 दिन में नैब ने अपील फ़ाइल नहीं की, बल्कि आज तक भी अपील फ़ाइल नहीं की। इसका मतलब यह है कि उस जजमेंट को नैब ने एक्सेप्ट कर लिया है। जहाँ तक इस एप्लीकेशन का ताल्लुक है, इसमें भी नैब को दफ़ा 30 में इख्तियार दिया गया, अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो और अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन दरख्वास्त बनती हो तो नैब 30 दिन के अंदर अंदर इसकी दरख्वास्त के अदालत के अंदर फ़ाइल कर सकता था मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में। वो 30 दिन का टाइम भी गुजर चुका है। अब इसमें एक सिचुएशन ये भी होती है कि अपील का इंतज़ार किया जाए और अपील का फ़ैसला अगर आ जाए और अपलेट कोर्ट भी अगर इस बात को समझे तो अदालत अस खुद जिस कोर्ट ने ये जजमेंट पास की है बशीर साहब की अदालत ने, तो वो उस पर नोटिस ले सकती है। लेकिन चूँकि वो पहले ही इसी बुनियाद पर उन्होंने सज़ा दी हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस
इसी बुनियाद पर दोबारा एक दरख्वास्त जो है उसका कोई कानूनी तौर पर कोई जवाज़ हो सकता है या वो अदालत में कोई कामयाबी हासिल कर सकती है? वैसे क्योंकि आप खुद नए स्पेशल प्रोसिक्यूटर रहे हैं, तो क्या कोई नए ग्राउंड्स की सूरत में किया जा सकता है? क्योंकि अगर पहले ही हो गया और पहले ही सजा हो गई, कोई नए ग्राउंड्स कोई कानून इजाज़त देता है जो आज नैब दरख्वास्त लेके गया और फिर जज साहब ने नोटिस भी कर दिया? इस पर कानून इस लिहाज से भी वाज़ेह है खानज़ादा साहब कि दस्तूर की दफ़ा 13 है, आर्टिकल 13 वो डबल जेपर्डी के मुतालिक है। वही दफ़ा 403 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के अंदर भी मौजूद है। वही दफ़ा पाकिस्तान के जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर भी मौजूद है, जिसमें बार बार इस बात की तकरार की गई है कि एक ही जुर्म पर दो दफ़ा सज़ाएँ नहीं दी जा सकती, 2 दफ़ा उसका ट्रायल नहीं हो सकता। तो मरियम नवाज साहिबा जब अदालत में आएंगी तो वो अपने बुनियादी इन हकूक़ का भी अदालत के सामने अदा करेंगी कि आपने मुझे पहले जिस जुर्म में सज़ा दी थी वो तो यही था कि मैंने झूठी दस्तावेज पेश की, और अब आप मुझे दोबारा नैब की दरख्वास्त पर इसी बुनियाद पर तलब कर रहे हैं, जबकि ये इख्तियार तो अदालत अब बुनियादी तौर पर खानदार साहब कानून की जुबान में एक लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए, फंक्टस ऑफिशो। जब एक अदालत फौजदारी कानून के तहत अपना फैसला सादिर कर देती है और उस फैसले के सादिर करने के बाद वो अदालत अपनी उस केस की हद तक उसकी कार्रवाई मुकम्मल हो जाती है। तो बहरहाल दफ़ा 30 एक छोटी सी उसमें एक्सेप्शन क्रिएट ज़रूर करता है, लेकिन उसका वैक्यूम तब भी हो सकता है, उसकी जवाज़ तब भी पैदा हो सकता है जब कोई नई ग्राउंड पैदा हो, और फिल वक्त तो इस मुकदमे में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि उसमें नई ग्राउंड होती जिसकी बुनियाद पर अदालत में ये मुकदमा दोबारा से दरख्वास्त लेकर जाया जाता। बहुत शुक्रिया शाह खबर साहब, आप क्योंकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी रहे नैब के, साथ में जज भी हैं, आप जज भी रहे, इस सारे मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कानून इजाज़त देता है इस बात की जो कुछ आज नैब दरख्वास्त भी लेके गया और फिर फौरी तौर पर जज साहब ने तलब भी कर लिया मरियम नवाज़ को इस मुकदमे में? देखिए, ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल है जो अभी उनको नोटिस मिला है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की तरफ से मरियम साहिबा को। ये बेसिकली जब ये पैनामा का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी डिसाइड किया था, तो उस वक्त भी उन्होंने ये कैलबरी फॉन्ट और ये जो मुबैना जाली ट्रस्ट डीड के बारे में उन्होंने कहा था कि इसका फ़ैसला एहतसाब अदालत कानून के मुताबिक करेगी। तो जब उन पे इसी इल्ज़ाम में फ़र्द जुर्म आयद हो गया, फिर उनके ख़िलाफ़ शहादतें गुजारी गई, और जब एहतसाब अदालत ने उनको उसमें सज़ा भी दे दी और जुर्माना भी कर दिया, तो उसके ख़िलाफ़ अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है और उस पर उनकी जो है सज़ा मुअत्तल भी हो चुकी है। तो इस चीज़ के ऊपर, इस मौका के ऊपर सेक्शन 30 जो है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, उसके तहत कार्रवाई का मेरे हिसाब से कोई जवाज़ नहीं बनता। उसकी वजह यह है कि जो सेक्शन 30 है NAO 1999 की, वो ये कहती है कि जब किसी भी केस का ट्रायल कंप्लीट हो चुका हो, तो अगर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट उसके सामने ये बात आए कि किसी ने झूठी शहादत दी है, चाहे वो दस्तावेज़ी है या ज़ुबानी है, चाहे वो कोई एक्सपर्ट है, प्रोसिक्यूटर है या कोई गवाह है, तो उसके मुतल्लिक सून आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, एक समरी ट्रायल कर सकते हैं उस मुलज़म का जिसने झूठी शहादत दी है। आगे फिर उसकी जो ज़ेली तीसरी शिक है वो ये कहती है कि ये इख्तियार जो है वो किन सूरतों में इस्तेमाल हो सकता है। एक तो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट इन इट्स ओन अकॉर्ड अस खुद भी ये जो है कार्रवाई शुरू कर सकती है, और अगर उसमें ये भी है या उस केस का जो अपील है वो पेंडिंग है और उसका फ़ैसला हो चुका है, फिर भी ये इख्तियार इस्तेमाल हो सकता है। और उसमें दूसरा जो और के बाद जिक्र है कि इसमें जो प्रोसिक्यूशन है या जो एक्यूज़्ड है वो भी 30 दिन के अंदर अंदर दरख्वास्त देकर इस कार्रवाई पे जो सेक्शन 30 के तहत होनी है उसकी दरख्वास्त कर सकती है। तो अब देखना ये है कि एक तो अपील उनकी पेंडिंग पड़ी हुई है, उसका फ़ैसला नहीं हुआ, और दूसरा अगर ये प्रोसिक्यूशन जो इस सूरत में नैब है उन्होंने भी अगर ये दरख्वास्त अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में दी है कि सेक्शन 30 के तहत उनका समरी ट्रायल किया जाए क्योंकि उनके ख़िलाफ़ एक जाली दस्तावेज़ मुबैना तौर पर साबित हो गई है, तो मैं समझता हूँ कि ये डबल जेपर्डी के ज़ुमरे में आएगा। आर्टिकल 13 जो है आईन पाकिस्तान का, वो ये कहता है कि किसी भी शख्स को एक से ज़्यादा दफ़ा ना प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, ना उसको सज़ा दी जा सकती है। तो अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि उनको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने फ़र्द जुर्म आयद करके सज़ा दे दी है उसी जुर्म में, तो अब सेक्शन 30 के तहत
वो कौन से कानून है जिसके तहत उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। तो प्राइमा फेसाई मुझे लगता ये है कि ये आर्टिकल 13 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का मैंने अर्ज़ किया है उसके तहत ये डबल जेपर्डी के ज़ुमरे में आएगा। और मैं समझता हूँ कि ये इसको अगर चैलेंज किया गया, इसको क्वेश्चन करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिज्यू किया गया, तो मेरा ख्याल है कि इसमें बड़े कभी इम्कानात हैं कि ये प्रोसीडिंग स्क्वाश हो सकती। जैसा खबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। लीगल ओपिनियन आपने सुना कि इसकी गुंजाइश नहीं बनती है कि एक दफ़ा फिर नैब जाता और जज साहब ये नोटिस भी इशू करते, मगर हो गया। तो अब सियासी मामला कहाँ तक जा सकता है। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ। शामी साहब बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान की सियासी तारीख देखी है। लीगल मामला जो भी हो, अब नैब चला गया, नोटिस भी हो गया, सियासी तौर पर आपको लगता है मरीम नवाज का मुश्किल टाइम शुरू हो गया है? शाहद साहब, बात यह है कि ये जो नैब की दरख्वास्त है ये खासी दिलचस्प है, क्योंकि ये इससे पहले इस तरह की एक दरख्वास्त जो है वो एहतसाब कोर्ट उसको मुस्तरद कर चुकी है, और ये फ़ैसला होने के फ़ौरन बाद नैब को ये दरख्वास्त देनी चाहिए थी। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि वो ज़ायदल मियाद हो चुकी है, 30 दिन के अंदर अंदर ये कार्रवाई होनी चाहिए थी। उसके साथ ही अब अपील जो है वो ज़ेर समाअत है, उनको उस मुकदमे में ज़मानत भी मिल चुकी है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो बाज़ रिमार्क्स हैं उनकी वजह से भी काफ़ी रिलीफ मिला था मरीम नवाज शरीफ को। बहरहाल कानून जो है अभी उसने अपना रास्ता लिया नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुलाकात हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस से, लेकिन कोई एलामिया सामने नहीं आया। अब अदलिया को कोई इक़दाम तो ज़रूर करना पड़ेगा इसमें, और हो सकता है कि फिर नवाज शरीफ साहब दरख्वास्त लेकर चले जाएं अपनी अपील की समाअत से पहले। तो कानून और सियासत दोनों का रास्ता अलग अलग है, लेकिन वो एक दूसरे को मुतासर ज़रूर करते हैं। जो अदालत से बाहर हो रहा होता है उससे अदालत मुतासर होती है, और जो अदालत के अंदर हो रहा होता है उससे बाहर के अनासर जो है वो मुतासर होते हैं। तो मरीम ने ये टेप्स जारी करके अपने कारकुनों में एक जोशो खरोश भर दिया है, और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके लिए एक रिलीफ का सामान किया है, एक नफ्सियाती तौर पर और एक जज्बाती तौर पर। अब कानूनी तौर पर क्या होगा इसके लिए कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन ये जो वीडियोस हैं ये आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगी। और आज तो शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी ये कहा है, और ख़ुद मरीम ने भी कहा है कि हमारे पास और भी बहुत कुछ मौजूद है और वो भी मंजर आम पर लाएंगे हम। साहब ने कहा कि कारकुनों में जोशो खरोश भर दिया है। जब नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई होने के बाद जीटी रोड पर निकले थे तब भी हुआ था कि बड़ा जोशो खरोश भर दिया है, बड़ा बयानिया इनकी तरफ से आ गया है। इलेक्शन भी हार गए, फिर नवाज शरीफ साहब को जेल भी जाना पड़ा, मरीम नवाज साहिबा भी गई, फिर नवाज शरीफ साहब दोबारा जेल में हैं ज़मानत होने के बाद भी दूसरे केस की वजह से। तो जोशो खरोश तो ठीक है, मगर फ़ायदा भी कोई हो सकता है। पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, कुछ फ़ायदे तारीख में जाकर होते हैं, इमीडिएटली नहीं होते। तो इमीडिएटली कोई फ़ायदा हो सकता है, नुकसान ही होगा? देखिए, अब जो बयानिया था शहबाज शरीफ साहब का मुबैना तौर पर, वो तो दम तोड़ चुका है, क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब के काम नहीं आया। उनकी फैमिली जो है उस पर उस्ताद पड़ी हुई है, उनका एक बेटा लंदन में है, दूसरा जेल में है, दामाद भी भागा हुआ है। तो और ख़ुद उन पर मुकदमे कायम हो रहे हैं, उनको तलब किया जा रहा है। तो शहबाज शरीफ साहब जब अपने लिए रिलीफ नहीं ले सके तो किसी दूसरे को कैसे मिल सकेगा। वो उनका बयानिया जो है शहबाज शरीफ साहब के करीबी हल्के कहते हैं कि अगर अव्वल रोज़ से उसको कबूल कर लिया जाता तो आज ये सूरत हाल ना होती। अब आखिर वक्त में उनके बयानिए ने कोई असर नहीं दिखाया और न शायद दिखा पाएगा। तो अब जो भी हो, अब मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून एक ख़ास कैफियत से दो चार हो चुकी है। अब एक लड़ाई चाहे लंबी लड़नी पड़े, एक ये कोई वन डे मैच नहीं है, और ये नहीं समझ सकते हम कि कल वो सारे नताइज हासिल कर लेंगे। लेकिन बहरहाल एक उन्होंने एक बीज डाल दिया है, और एक लोगों में जो उनकी मुश्किलात बढ़ रही हैं, और जो मुआशी तौर पर आप देखिए जो सूरत हाल ख़राब होती जा रही है, महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, और जिस तरीके से मार्केटें वीरान हो रही हैं, जिस तरह बाज़ारों पर असरात हो रहे हैं, तो उसके असरात मुस्लिम लीग नून की सियासत पर भी पड़ेंगे। और उनको उम्मीद है कि उसे कॉर्नर करना मुमकिन नहीं होगा, वो अपना रास्ता
बनाने में कामयाब रहेंगे। बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। लीगल और पॉलिटिकल ओपिनियन आपने सुना, कानूनी और सियासी जो मामलात हैं वो अपनी जगह पर हैं। जज साहब की वीडियो पर तो बहुत ज़्यादा बात हो रही है, मगर एक और वीडियो और ऑडियो लीक हुई थी जो पथे मंजर में चली गई है। मगर आज मरीम नवाज़ ने भी अपने ट्वीट में लिखा कि क्या मुझे इस नैब में पेश होना चाहिए जो ऑडियो और वीडियो के ज़रिए यरगमाल हो। जबकि कुछ अर्सा पहले एक और वीडियो और ऑडियो भी सामने आई थी जिसके हवाले से वो जिक्र कर रही हैं। बहुत शोर मचा था मगर तहकीकात हुई नहीं है। इस वीडियो के बाद एक प्रेस रिलीज आई और फिर नैब की तरफ से खामोशी छा गई। अलबत्ता हुकूमत इस मामले पर ज़रूर बोलती रही। वज़ीर आज़म की मौम ने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने उसे अपोजिशन की साजिश करार दिया। जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग और बेपना वो बैगेज उन्होंने जो अपने कंधों पे करप्शन का उठाया है, उसके हवाले से वो ना नैब को और ना अदालतों को मुतमईन कर सके हैं। अब वो चेयरमैन नैब के हवाले से ऐसी गलीस, बेबुनियाद, मनगढ़ंत और गैर शाइस्ता वीडियो टेप्स इंजीनियर करके मार्केट में फेंक रहे हैं और ऐसे क्रिमिनल ग्रोह का सहारा ले रहे हैं जिनकी वारदातों के बेशुमार विक्टिम ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है। टेप क्रिएट की गई है, नून लीग का वतीरा रहा है इस किस्म की टेपें मार्केट में फेंकने का। उसके हाथों अपने अदारों को कमज़ोर नहीं करेंगे और कहीं पे भी ऐसा कोई मैसेज नहीं देंगे कि ये रिलीफ ले सकें। उस वक्त भी अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाया था, फिर तहकीकात का ऐलान किया था कि चेयरमैन नैब के खिलाफ साजिश हुई है, मगर फिर तहकीकात नहीं हुई और इसे हुकूमत की तरफ से चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करने की कोशिश करार दिया था अपोजिशन ने और हुकूमत ने इल्ज़ाम लगा दिया था अपोजिशन पर। अपोजिशन ने कहा था कि वीडियो जिस टीवी चैनल पर नशर हुई है तो वो तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर का चैनल है, तो इसलिए हुकूमत इसमें मुलव्वस है। दोनों ही के इल्ज़ामात संगीन थे जिसकी हकीकत तहकीकात के बाद ही पता चल सकती थी, मगर तहकीकात हुकूमत ने नहीं की। अगर ये सब अपोजिशन ने किया था, तहकीकात नहीं की, चेयरमैन नैब ने उन पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा, तहकीकात का मुतालबा नहीं किया, बाकी तो हर एक के खिलाफ वो थोड़ी सी भी शिकायत आए तो प्रेस रिलीज भी देते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, अपने ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा, मगर वो बात ही नहीं करते कि इसकी तहकीकात होना चाहिए, मेरा नाम साफ होना चाहिए। अलबत्ता यहाँ एक बात ज़रूर अहम है कि इस वीडियो के बाद जो कुछ भी हुआ उसने चेयरमैन नैब के एक्सप्रेस अखबार को दिए गए इंटरव्यू को दुरुस्त साबित ज़रूर कर दिया, जिसकी वो तरदीद करते रहे हैं, मगर एक एक करके उनकी सारी बातें दुरुस्त साबित हो रही हैं। इस इंटरव्यू ने चेयरमैन नैब ने इस इंटरव्यू में दावा किया था कि उन पर हुकूमत का भी दबाव है। चेयरमैन नैब ने हमजा शहबाज की गिरफ्तारी की बात की, हमजा शहबाज गिरफ्तार हो गए। फिर चेयरमैन नैब ने उस इंटरव्यू में आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी की बात की, वो भी गिरफ्तार हो गए। उन्होंने फरियाल तालपुर के हवाले से कहा कि वो बहैसियत खातून उनका एहतराम किया जाएगा, तो ऐसा ही हुआ। फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया गया मगर उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया। चेयरमैन नैब ने कहा था कि हुकूमत चाहती है कि बाबर एवान के खिलाफ केस खत्म कर दिया जाए, फिर यही हुआ। नंदीपुर केस में बाबर एवान को बरी कर दिया गया, मगर इसी केस में मुलजिम पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ को बरी नहीं किया गया। इसी तरह खुद चेयरमैन नैब ने कहा कि पहले 40 साल हुकूमत करने वालों का एहतसाब होगा, फिर चंद महीने वालों का एहतसाब होगा। ऐसा ही हो रहा है, एक एक करके इस इंटरव्यू की तमाम बातें दुरुस्त साबित हुई, जिससे सवाल उठ रहा है कि क्या चेयरमैन नैब दबाव में है या फिर उन्हें क्या ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्योंकि वीडियो सामने आने के बाद अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आ गई, हुकूमत को रिलीफ मिल रहा है, हुकूमती ओहदेदारों के खिलाफ जो केसेस हैं उनकी रफ्तार बहुत सुस्त है, वो उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। चेयरमैन नैब अपनी वीडियो के हवाले से तहकीकात का मुतालबा नहीं कर रहे हैं, हुकूमत अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगा के खामोश हो गई है। उनके जो एडवाइज़र थे वज़ीर आज़म के, जिनके चैनल पर वो वीडियो चली, उन्हें बरतरफ कर दिया गया है। उसके बाद कोई मामला आगे नहीं बढ़ा है, तो उसकी भी तहकीकात नहीं हुई और खामोशी है। चेयरमैन नैब भरपूर सियासी तकारीर कर रहे हैं, कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं, सवालात उठ रहे हैं, मगर कार्रवाई का ऐलान करके खुद हुकूमत खामोश हो गई है और नैब की कार्रवाइयाँ देख रही है, जिसकी वजह से सवाल उठ रहा है। तो एक मुबैना ऑडियो वीडियो टेप चेयरमैन नैब की थी जिस पर हुकूमत बहुत ज़्यादा तहकीकात का मुतालबा करके और ऐलान करके खामोश हो गई है। दूसरी इस वक्त जज साहब की आई है जिस पर 2 दिन तक कहती रही हम फॉरेंसिक्स कराएंगे और अब मामला अदलिया पर छोड़ दिया है। दोनों बहुत मुतनाज़ हैं, दोनों की वजह से सवालात उठ रहे हैं। देखते हैं कि हुकूमत क्या करती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बारहा कहते हैं, बरतानिया की मिसाल देते हैं कि बरतानिया में अगर इस तरह होता तो कभी भी ये नहीं हो सकता था। तो बरतानिया में इस तरीके से अगर एहतसाब के सरबराह के इदारे के सरबराह की एक वीडियो ऑडियो रिलीज़ होती जो कि वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी के चैनल पर चलती, तो उसके बाद क्या तहकीकात ना हो जाता, और ये जो जज साहब की वीडियो आई है उसके बाद भी हुकूमत ऐसे इल्ज़ामात लगा रही होती, रफा दफा हो जाता मामला। सवालात उठते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद खबरों पर बात करेंगे।
अगला चेयरमैन सेनेट कौन होगा, आइंदा 2 हफ्ते इस हवाले से अहमियत इख्तियार कर गए हैं। अपोजिशन अरकान ने आज चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद जमा करा दी है। जबकि अहम बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई है, जिसके मुताबिक ऐवान इस अज़म का इजहार करता है कि मौजूदा चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ऐवान के मेंबरान का एतमाद खो चुके हैं। चेयरमैन सेनेट ऐवान की कस्टोडियन के तौर पर अब एतमाद नहीं रखते। अब इस पूरे मामले पर इजलास होगा। अगर सेनेट सेक्रेटरी इस मामले पर नोटिस जारी कर देते हैं तो 7 दिन के अंदर इस तहरीक पर वोटिंग का अमल शुरू किया जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तजवीज़ पर सेनेट चेयरमैन ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मुस्ताफ़ी होने से इनकार कर दिया है। यानी आइंदा 2 हफ्ते चेयरमैन सेनेट के मुस्तकबिल के हवाले से अहम होंगे। अब नया नामजद चेयरमैन सेनेट कौन होगा, इस हवाले से अपोजिशन की रहबर कमेटी 11 जुलाई यानी परसों नए चेयरमैन सेनेट के नाम का ऐलान करेगी। अब अपोजिशन सेनेट में तो हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही है, मगर कौमी असम्बली में जहां हुकूमत अक्सरियत में है वहां अपोजिशन को दबाव का सामना है। गुज़िश्ता शब पार्लियामेंट में एक अहम पेशरफ उस वक्त सामने आई जब स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कायमा कमेटियों समेत तमाम सब कमेटियों के इजलासों को मनसूख कर दिया और फैसला किया कि इन कमेटियों के इजलास सिर्फ उस वक्त होंगे जब कौमी असम्बली का इजलास होगा। इस हवाले से कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट ने एलामिया जारी किया कि कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने यह हिदायत किफ़ायत शुमारी मुहिम की तहत दी हैं, मगर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ये समझते हैं कि यह फैसला उन्हें काम करने से रोकने के लिए किया गया है। आज मीडिया से बात करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि जो शख्स मौत से नहीं डरता उसे आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर से डर लग रहा है। ऑस्टेरिटी के बहाने पे आप हमें काम करने से रोक रहे हैं। आप हमारे ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगा सकते हो, रूल्स आपको ये ताकत नहीं देता है। कमेटीज का काम क्या होता है? हमने उन मीटिंग्स में तैयारी करना है आपका सेशन के लिए, मैंने बिल्स पास करना है ताकि वो मौजूद हो जब हम सेशन में आए उस पर वोटिंग करें। दिस इज अ कंप्लीटली illogical, irrational decision that exposes the undemocratic and fascist nature of this government. They have attacked parliament from within. मुझे तो पता ही नहीं है कि स्पीकर को पता था या नहीं कि इसको दफ्तर ने ये नोटिफिकेशन निकाला है। फौरन स्पीकर साहब को ये फैसला वापस लेना चाहिए। हम इसके लिए हर महाज पे लड़ेंगे। सदर जरदारी का कमेटी मीटिंग के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर भी था, तो वो जो लोग जो कहते हैं कि वो मौत से नहीं डरते, तो एक प्रोडक्शन ऑर्डर से डर गए ना। ओपोजिशन समझ रही है कि स्टैंडिंग कमेटी के इजलास इसलिए मनसूख किए गए हैं ताकि गिरफ्तार अराकीन जो इन स्टैंडिंग कमेटी के अराकीन हैं उन्हें शिरकत करने से रोका जाए। अब ये दिलचस्प मामला है क्योंकि असेंबली के इजलासों के लिए तो वैसे ही प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मुतालबा किया जाता रहा है, लेकिन जब असेंबली के इजलास ना हो तो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन अपने किसी भी गिरफ्तार रुकन को इजलास के लिए तलब कर सकता है। अब कौमी असेंबली के स्पीकर असद कैसर ने इन इजलासों को मनसूख कर दिया है और हुक्म दिया है कि इजलास उस वक्त होंगे जब कौमी असेंबली के इजलास होंगे। बज़ाहिर ये फैसला इसलिए किया गया है ताकि अपोजिशन के गिरफ्तार अराकीन को कायमा कमेटियों के इजलास में शिरकत करने से रोका जाए। हुकूमत ये कहती रही है कि प्रोडक्शन ऑर्डर का गलत इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि एक दफ़ा असेंबली के इजलास में प्रोडक्शन ऑर्डर हो जाते हैं, फिर ये कायमा कमेटियों के मेंबर बन जाते हैं, उसमें भी प्रोडक्शन ऑर्डर इनके जारी होते रहते हैं। अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात और हुकूमती इक़दाम अपनी जगह, मगर हुकूमत और वज़ीर आज़म अपोजिशन पर तो ये कहकर तनकीद करते हैं कि ये इसको मिस यूज़ करते हैं और फिर मिसाल देते हैं कि बरतानिया में ऐसा नहीं हो सकता। मगर यहाँ भी तहरीक इंसाफ का एक दोहरा मयार सामने आ रहा है क्योंकि पंजाब से हुकूमती रुकन अलीम खान जब आमदनी सजाइद असासों के केस में गिरफ्तार हुए तो गिरफ्तारी के बाद 4 कायमा कमेटियों का रुकन बनाया गया और वो गिरफ्तारी के बावजूद मुतादिद दफ़ा कायमा कमेटी के इजलासों में शिरकत करते रहे। अगर असेंबली सेशन में नहीं होती थी तो वो फिर कायमा कमेटी के रुकन की हैसियत से प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत शिरकत करते थे, सुबह से रात तक असेंबली में मौजूद रहते थे। इस हवाले से क्या मज़ीद तफसीलात है बात करेंगे पंजाब असेंबली को कवर करने वाले न्यूज़ के नुमाइंदे आज़म मलिक साहब। आज़म, जब गिरफ्तार थे अलीम खान तो क्या होता रहा? क्या सिर्फ सेशन के दौरान उनके प्रोडक्शन ऑर्डर होते, इसके अलावा भी होते, उनको कमेटी का रुकन बनाया गया, फिर क्या हुआ जब वो बेल पर हुए? ज़रा तफसीलात हम आपके सामने रखिएगा। जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। देखिए, अब पंजाब असेंबली का जो रूल्स ऑफ बिज़नेस है वो बड़ा क्लियर है इस मामले में। सबसे पहले तो ये था कि पंजाब असेंबली में प्रोडक्शन ऑर्डर थे ही नहीं। इस हवाले से अपोजिशन और गवर्नमेंट ने मिलकर प्रोडक्शन ऑर्डर का जो रूल ऑफ प्रोसीजर में तरमीम की और ये इख्तियार स्पीकर को दिया। और जैसे ही अलीम खान साहब गिरफ़्तार हुए तो सबसे पहले पंजाब असेंबली में उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए। पिछली असम्बलियों में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हुए थे और इसके बाद फौरी तौर पर जब उनके प्रोडक्शन
ऑर्डर जारी हुए, ये कोई तकरीबन शाहजेब 101 दिन बनते हैं जो उन्होंने जुडिशल रिमांड में, जिस्मानी रिमांड में और जो था जेल में गुजारे 101 दिन। इन 101 दिनों में 80 के करीब ऐसे दिन थे जो अलीम खान साहब ने प्रोडक्शन ऑर्डर के ज़रिए पंजाब असम्बली में गुजारे। वो 4 मुख्तलिफ़ कमेटियों में उनका नाम डाला गया। उसमें एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 थी, एक प्रिविलेज मोशन कमेटी थी, इसके साथ साथ एक अक़लीती अमूर की एक कमेटी थी और एक ह्यूमन राइट्स की कमेटी थी। लेकिन सबसे अहम और बात यह है कि जो 2 सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ऑर्डर जिन 2 कमेटियों ने जारी किए वो थी इस्तेहकाक कमेटी और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2। होता यह है कि आप स्पीकर की इजाज़त से इजलास तलब करते हैं और आप ये इजलास महीने में 6 बार तलब कर सकते हैं, लेकिन आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इस्तेहकाक कमेटी जिसके चेयरमैन चौधरी अख्तर हैं, जो चौधरी ज़हीरुद्दीन प्रोसिक्यूशन मिनिस्टर हैं, उनके भाई हैं, वो MP हैं, वो भी इन्होंने जो प्रोडक्शन ऑर्डर जो जारी हुए थे इस्तेहकाक कमेटी के ज़रिए, आप हैरान होंगे कि सिर्फ 2 जो प्रिविलेज मोशंस थी वो इसमें टेक ओवर हुई। सिर्फ 2, यानी कि जो तहरीक इस्तेहकाक थी वो सिर्फ 2 आई। इसमें बिज़नेस का ये आलम था, तकरीबन कोई दोपहर सुबह मॉर्निंग में 10-11 बजे के करीब प्रोडक्शन ऑर्डर जो थे वो जारी होते थे और उसके बाद अलीम खान साहब जो थे वो पंजाब असम्बली पहुँच जाते थे। उनके ज़ाती मुलाज़म, उनका किचन, उनकी फैमिली के लोग वो भी यहाँ पर पहुँच जाते थे। और इन 4 कमेटियों का जो बिज़नेस आप उठा के देखें अगर पंजाब असम्बली में, तो वो नथिंग है। और जब से वो प्रोडक्शन ऑर्डर बंद हुए हैं तब से लेके अब तक तो कोई काम वैसे भी नहीं हुआ। और अब जैसे पार्लियामेंट में स्पीकर साहब ने वो कहा है कि अब वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते, तो जैसी उनकी रिहाई हुई है 17 मई को, उसके बाद ये प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद, उनकी रिहाई के बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया इन 4 कमेटियों से। एक तो असम्बली सेशन है, वो अगर हम उनकी तादाद निकालें तो 30 के करीब इजलास हैं जिनमें वो आते थे। बाकी हमारे पास आ जाते हैं प्रोडक्शन जो ऑर्डर जारी हुए कमेटियों के थ्रू, 4 कमेटियों के थ्रू। 2 कमेटियाँ सबसे ज़्यादा फ़ाल रहीं, इस्तेहकाक कमेटी और PAC 2 कमेटी। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ऑर्डर इसी कमेटियों में जारी हुए, लेकिन इनमें जो काम था वो अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिस पे ये कहा जा सके कि असम्बली ने बड़ा, PAC ने या इस्तेहकाक कमेटी ने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। सुबह 11 से लेकर तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली, चूँकि हम पार्लिमानी अफेयर्स को ही देखते हैं, तो रात 10:30-11 बजे तक जो था अलीम खान साहब यहाँ पर रहते थे। बहुत शुक्रिया, आज़म मलिक इस हवाले से तफसीलात दे रहे थे। ये सबसे बड़ी तनकीद तहरीक इंसाफ पर हो रही है कि जो कुछ अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाते हैं और मगरबी ममालिक की मिसाल देते हैं ख़ुद वज़ीर आज़म, वही काम तहरीक इंसाफ कर रही होती है। दोहरा मयार होता है, और चाहे वो मुल्ज़िमान के हवाले से हो, अपनी पार्टी में जो लोग मौजूद हों। अलीम खान के केस में भी ये मिसाल नज़र आई। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटियों के बगैर पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है। कौमी असम्बली के इजलासों के लिए स्टैंडिंग कमेटी में तैयारी की जाती है, बिलों पर बात की जाती है, तो इसलिए स्टैंडिंग कमेटी के इजलासों को कौमी असम्बली के इजलास से मशरूत करना उन्हें काम करने से रोकने के मुतरादिफ है। रूल्स के मुताबिक वो कह रहे हैं स्पीकर ऐसा नहीं कर सकते। क्या वाकई मामला ऐसा है? इस पर बात करेंगे पार्लियामेंट के पिलडैत के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया। क्या ये दुरुस्त फैसला है कि पार्लियामेंट इन सेशन हो तभी स्टैंडिंग कमेटी के इजलास हो, और क्या स्पीकर ऐसा कर सकते हैं जो उनकी तरफ से किया गया, और वाकई स्टैंडिंग कमेटी ना काम करे अगर पार्लियामेंट इन सेशन नहीं है तो ठीक है? देखिए, अगर तो हालात नॉर्मल होते और ये प्रोटेक्शन ऑर्डर की बहस ना चल रही होती तो ऑस्टेरिटी की बुनियाद पे, यानी कफ़ायत शुआरी की बुनियाद पे शायद इसको इसका क्रेडिट दिया जाता कि इससे शायद कुछ बचत हो सकती है। लेकिन इन हालात में जबकि प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मामला बहुत इस वक्त पूरे जोश व खरोश के साथ जारी है, तो ऐसे मौके पे ये शक पड़ता है कि शायद ये कफ़ायत शुआरी नहीं है। और अगर कफ़ायत शुआरी करनी ही थी तो इतनी एमरजेंसी क्या थी? यानी इसमें जो रूल में तरमीम की ज़रूरत पेश आती, वो आप रूल्स की जो कमेटी है के रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स की और प्रिविलेजेस की कमेटी, उसके थ्रू पर रूल्स के अंदर तरमीम होती। लेकिन अचानक ये तरमीम कर दी गई और स्पीकर साहब मेरे ख़्याल में तो शायद वो ये तरमीम नहीं कर सकते, क्योंकि रूल 225 के तहत इस बात का इख्तियार कि असम्बली का इजलास कब होगा, ये सिर्फ कमेटी का चेयरमैन अपने सेक्रेटरी के साथ कंसल्टेशन करके कर सकता है। दूसरी भी सूरत हो सकती है, सिर्फ एक इस्तिस्ना है कि अगर कमेटी के चेयरमैन का इंतखाब हो तो फिर उसे स्पीकर के साथ भी मशवरा करना लाजमी है। लेकिन चूँकि आम तौर पर कमेटी का चेयरमैन तो एक ही दफ़ा इलेक्ट होता है, तो लिहाजा ये चेयरमैन का बेसिकली प्रिविलेज है। तो मेरे तो ख्याल में ये बड़ी गैर मामूली सी डेवलपमेंट है कि ऐसे मौके पे ये तरमीम की जा रही है। और अगर तरमीम की भी गई थी
तो भी वो जो इजलास पहले से तयशुदा थे उनको कैंसिल करने की क्या इमरजेंसी थी। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इस बारे में बहुत से सवालात को उठाती हैं। बहुत शुक्रिया महबूब साहब। कह रहे थे कि बहुत सारे सवाल पर इस वक्त में ये फैसला लेने पर उठ रहे हैं। ज़ाहिर प्रोडक्शन ऑर्डर्स का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अगर अपोजिशन कर रही है तो भी गलत है, मगर हुकूमती जो इकदाम हैं और उसमें जो दोहरा मयार है वो मुसलसल हुकूमत के रवैये पर सवाल उठा रहा है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में चला गया है और अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी तफसीलात सामने आ रही हैं जो चौंका देने वाली हैं, और अगर जो कमिटमेंट्स हुकूमत की तरफ से की गई हैं IMF के साथ वो दुरुस्त साबित हो जाती हैं तो पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त रास्ते पर चल सकती है। सबसे अहम बात यह है कि जितना भी IMF के साथ कमिटमेंट की गई है और जो भी मईशत का मुस्तकबिल है वो सब टैक्स वसूली के हदफ से जोड़ दिया गया है, और अगर हुकूमत इसमें कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाएगी। IMF की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि 2024 तक वो टैक्स वसूली को 10,500 अरब रुपए तक ले जाएंगे। ये बहुत बड़ा हदफ है क्योंकि गुज़िश्ता माली साल में तमाम दावों के बावजूद हुकूमत सिर्फ 3,900 अरब रुपए जमा कर सकी थी, और इसके लिए हुकूमत अगले साल के लिए हुकूमत ने 5,500 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया, जिस पर बहुत ज़्यादा सवालात उठे कि क्या हुकूमत 1,500 अरब रुपए से ज़्यादा का इजाफा एक साल के अंदर कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ। मगर अब जो उससे अगले साल के भी टारगेट हुकूमत ने IMF को दिए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तकरीबन 1,500 अरब रुपए का सालाना इजाफा करते हुए हुकूमत 10,000 अरब रुपए तक अपने आखिरी साल में IMF से को यकीन दहानी करा रही है कि हम लेकर जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, जिसकी वजह से IMF ये कह रहा है कि पाकिस्तान का जो बजट खसारा है वो कम हो जाएगा। साथ में कह रहा है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त डेट टू GDP है वो कम हो जाएगा। IMF इसलिए कह रहा है कि पाकिस्तान स्टेट बैंक से पाकिस्तानी हुकूमत बिल्कुल भी पैसे प्रिंट नहीं कराएगी, जिसकी वजह से महंगाई नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के रेवेन्यू में, पाकिस्तान के टैक्स कलेक्शन में बहुत तेज़ी से इजाफा होगा। और फिर आखिरी सालों में हुकूमत के जो GDP ग्रोथ की शरह है वो तकरीबन 5% तक पहुंच जाएगी। ये तमाम चीज़ें बड़ी मस्बत होंगी अगर ऐसा हो जाता है। इतना एम्बिशियस टारगेट जो कि रेवेन्यू का है, इसके लिए जाहिर है बहुत मेहनत करते शबरदीदी साहब नज़र आ रहे हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर हम्माद अज़हर बड़ी मेहनत करते नज़र आ रहे हैं। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, मगर क्या ऐसा मुमकिन है? हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना हैं, उनकी राय को खुद हुकूमत बहुत अहमियत देती है, खुद बार बार उनको कोट करती है। हफीज़ पाशा साहब बहुत शुक्रिया। सब साफ नज़र आ रहा है कि IMF का जो प्रोग्राम है उसकी जो तफसीलात सामने आ रही हैं कि मीडियम टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी स्टेबलाइजेशन का इशारा दे रहा है IMF कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबलाइज करेगी, फिर रिकवरी आएगी, फिर 5% की ग्रोथ की तरफ जाएगी। मगर सालाना बहुत ज़्यादा 1,500 अरब रुपए तक का हर साल टैक्स में इजाफा हो, 2023-24 तक तकरीबन 10,000 की सतह पर टैक्स रेवेन्यू चला जाए, सब कुछ टैक्स रेवेन्यू पर डिपेंडेंट है। आपको रियलिस्टिक लग रहा है? सवाल ये है कि हम तो ये समझ रहे थे कि शायद ये बजट जो आया है जो कि बहुत ही भारी है और जिसमें तकरीबन जिस तरह आपने कहा कि 1,600 अरब का इजाफे के तवज्जो है, मगर जब हमने 3 साल के फिगर्स देखे तो पता ये चला कि हर साल आपको बेपनाह मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको एक आदाद शुमार देता हूँ जिससे आपको शायद हैरत होगी कि हमें अगले 3 साल तकरीबन 2,000 अरब, मैं फिर से कहूँ 2,000 अरब के एडिशनल टैक्सेशन करना है। अब आप सोचिए कि इसका बोझ जो है वो कितना भारी जाकर लोगों पर पड़ेगा। ये तकरीबन जिसे कहते हैं कि ब्रेकिंग द बैक है, और कोशिश ये है कि 3 साल में हमारा जो टैक्स टू GDP यानी कि जो रेशियो जो है वो तकरीबन 5% बढ़े, यानी कि आप तकरीबन 80 से 90% अपने रेवेन्यूज़ में 3 साल में इजाफा कर पाएंगे। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कहाँ कौन से ऐसे ज़रिए हैं जिससे ये 2,000 अरब की एडिशनल टैक्सेशन हम हासिल कर सकते हैं। लिहाजा ये सबसे पहले ही कहना पड़ेगा कि शायद ये प्रोग्राम बहुत जल्द मुश्किलात में फंस भी सकता है। अरशद, ये तो ज़ाहिर है बहुत बुरा हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, मगर IMF ने अगर ये टारगेट दिए तो हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद ही दिए होंगे। हुकूमत ने कमिटमेंट दी होगी कि हम ऐसा कर सकते हैं। हुकूमत को खुद स्पेस नज़र आता होगा कि इतना मैसिव रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं और टैक्स टू GDP को उस लेवल पर लेकर जा सकते हैं ताकि हम स्टेट बैंक से भी ना प्रिंट करें, रेवेन्यू भी बढ़ जाए, ग्रोथ भी नज़र आए। देखिए, हमें जिस बात पे तवज्जो देना चाहिए वो ख़ास तौर पे जो प्रोग्राम के दौरान का अरसा है, यानी कि अगले 3 साल,
वो हैं प्रोग्राम के साल जिसमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कोशिश ऑफ कोर्स ये होगी कि अगर इकॉनमी स्टेबलाइज हुई तो उसके बाद बड़े मुश्किल से हम 5% आदाद शुमार हासिल कर सकेंगे। अब ये आप सोचिए कि तकरीबन 2 साल पहले हम 5% से ज़्यादा जा चुके थे, अब हमें तकरीबन लगेंगे 4 साल कि हम फिर वापस 5% पे पहुँचें। मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ कि रेवेन्यूज़ पे तो एम्फेसिस बहुत यकीनन है, मगर साथ साथ जो करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी लाने के जो तिजारत में कमी की कोशिश की जा रही है, वो तकरीबन पूरी कमी हम 1 साल में हासिल करना चाहते हैं। अब आप देखिए कि पिछले साल जो यानी कि 2018-19 में हम तकरीबन $13.5 अरब पे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट रुकेगा, उससे पिछले साल तकरीबन $20 अरब था, तो हमने 30-35% उसे कमी किया। आने वाले साल में आपको इसको आधा करना है, आधा यानी कि $6.5 अरब पे लाना है। और साथ साथ IMF ने यह कहा कि बाकी इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि कैश मार्जिन्स या रेगुलेटरी ड्यूटीज़ या कोई और तरीक़े इंपोर्ट कम करने के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप सिर्फ़ और सिर्फ करेंसी को गिरा सकते हैं। अब मैं आपको टेलीविज़न पे तो नहीं कह सकता हूँ कि उनके कैलकुलेशंस क्या हैं, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि उनके कैलकुलेशंस के तहत आने वाले साल में रुपए की जो कमी होगी वो पिछले साल से भी ज़्यादा होगी। इतना आप फ्रंट लोडिंग यानी कि 1 साल में तकरीबन आधा करने चले हैं अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को। ये बहुत मुश्किल काम है, बस हम दुआई कर सकते हैं कि यह हो जाए। सब यानी ज़ाहिर है अगर ये प्रोग्राम अगर नहीं मुकम्मल होता तो उसके बहुत ज़्यादा संगीन नताइज होंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम के साथ ही बहुत सारे और मुख्तलिफ इदारों से पैसे हुकूमत पाकिस्तान को मिलने हैं। आपको नहीं लगता कि अगर हुकूमत जितना अग्रेसिवली अगर काम करती है तो उससे रेवेन्यू का टारगेट पूरा हो जाए और फिर इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन 2 साल के लिए और फिर इकनॉमिक रिकवरी और ग्रोथ की तरफ पाकिस्तान चला जाए और ये प्रोग्राम मुकम्मल हो जाए, इसके आपको चांसेस नज़र आते हैं कि पाकिस्तान इस मुश्किल टाइम से निकल जाए? मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि क्यों हुकूमत ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि 1 साल में आप 40 से 45% रेवेन्यूज़ में इजाफा करेंगे FBR के और आप करंट अकाउंट डेफिसिट को आधा से ज़्यादा कर देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टारगेट्स हैं और आपका प्रोग्राम तो 3 साल का है, तो इसे आप मुनासिब ये होता कि चलें कुछ हम ज़्यादा मेहनत करते पहले साल, मगर दूसरे साल तीसरे साल में भी गुंजाइश थी रिफॉर्म्स आप इम्प्लीमेंट करें। प्रॉब्लम यह है कि एक वक्त पे अगर आप सारे रिफॉर्म्स करने चलेंगे तो आपके पास इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी नहीं है। अब आप देखिए कि FBR ने बजट में इस साल 107 टैक्सेशन प्रपोजल्स लाए हैं, जो तारीख का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और अब वो देखिए पहले हफ्ते में ही वाज़े हो गया है कि बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, लोग परेशान हैं, आपने सिस्टम को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, साथ साथ आपने टैक्स रेट्स में इजाफा कर दिया है। ये दोनों चीज़ें एक वक्त पे आम तौर पे नहीं की जाती हैं, आपने दोनों चीज़ें कर दी हैं और लोग बेचारे बहुत परेशान हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम हैज़ नॉट बीन प्रॉपरली कंसेप्चुलाइज्ड और नेगोशिएशंस में कोशिश ये होनी चाहिए थी कि यकीनन हम चाहते हैं कि हम स्टेबलाइज हों, हम रिकवर करें। ऐसा ना हो कि पहले साल में बोझ इतना पड़ जाए एडजस्टमेंट का कि इकॉनमी बिल्कुल बैठ जाए और लोगों की ज़िंदगी जो है वो बेपनाह मुश्किल हो जाए। अच्छा, अब तो ज़ाहिर है ये सब चीज़ें हो गई, एमनेस्टी भी हो गई और रेवेन्यू के लिए पॉजिटिव भी नज़र आते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ बड़ा मेहनत कर रहे हैं शब्बर ज़ैदी साहब, हमाद अज़हर साहब भी उनके साथ हैं। तो आप, क्योंकि अगर रेवेन्यू के बारे में आप पॉजिटिव नहीं हैं तो फिर मसला ये है कि पूरा साइकिल बन जाएगा। अगर रेवेन्यू पाकिस्तान इस तरीके से नहीं कलेक्ट कर पाया तो फिर पाकिस्तान का शॉर्टफॉल होगा, जिसकी वजह से खसारा बड़ा होगा। जब खसारा बड़ा होगा तो वादा कर बैठे हैं IMF से कि हम स्टेट बैंक से पैसे प्रिंट नहीं कराएंगे, वो प्रिंट कराने पड़ जाएंगे। जब वो प्रिंट कराएंगे तो महंगाई होगी, महंगाई होगी तो इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ेंगे तो फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो ग्रोथ नहीं होगी। तो पूरा साइकिल है जो रेवेन्यू की पर जब पैक कर दी है हुकूमत ने अपनी ग्रोथ, तो अगर वो नहीं अचीव किया तो पूरा का पूरा प्रोग्राम हिल जाएगा, पूरा ग्रोथ का पैटर्न हिल जाएगा।
इस बात का बहुत संगीन ख़तरा है, आपने ठीक फरमाया। और आप ये सोचिए कि तारीख़ में जो सबसे तेज़ रफ्तार हमने हासिल की FBR के रेवेन्यूज़ में, वो 21% था। अब उसको आप 2 गुना करने चले हैं 1 साल में, और उस वक्त जबकि इकॉनमी में कोई ख़ास जान नहीं है। आपकी इकॉनमी ज़्यादा से ज़्यादा अगले साल 2.5% ग्रो करेगी, उस पे आप इतना तेज़ रफ्तार रेवेन्यूज़ में इजाफ़ा करने चले हैं। मैंने बहुत साल पाकिस्तान पे काम किया है, मेरी नाचीज़ राय ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है, और इसके नतीजे में प्रोग्राम दिक्कत में और मुश्किलात में फंस सकता है। बहुत शुक्रिया। हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। ज़ाहिर हुकूमत बहुत ज़्यादा कहती है कि हफीज़ पाशा साहब जो कुछ कहते हैं उसकी राय की बहुत ज़्यादा अहमियत है, वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी पिक्चर नहीं दिखा रहे हैं, बट उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी IMF का प्रोग्राम मुकम्मल भी करे। प्रोग्राम के आखिर में जिक्र हो जाए कि पाकिस्तान में गद्दार बनाना आसान है। रिवायत बन गई कि किसी की भी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा दो, उसे गद्दार करार दे दो, मुल्क दुश्मन करार दे दो, गैर मुल्की एजेंट कह दो, और ये रिवायत पाकिस्तान बनने के बाद से ही चल रही है। और तो और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने वालों ने बानिए पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की बहन को भी नहीं छोड़ा था। फातिमा जिन्ना के इंतकाल को आज 52 साल हो गए हैं, मगर वो तारीख में जिंदा हैं। उन्होंने एक आमिर का सियासी मैदान में मुकाबला करने का जुर्म किया, उसकी पादाश में उन्हें गद्दार करार दिया गया, उनकी हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाए गए। वो खातून जो बानिए पाकिस्तान के साथ साथ रहीं, उन्हें भारतीय और अमरीकी एजेंट करार दिया गया, उन्हें पाकिस्तान की सलामती पर हमला करने वाली करार दिया गया, उनकी किरदार कशी की गई, उनके खिलाफ एहतजाज किया गया। उनका जुर्म यह था कि उन्होंने एक आमिर के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा। ना सिर्फ धांधली के जरिए उन्हें शिकस्त दी गई, बल्कि उनके किरदार को ही मुतनाज़ बना दिया गया, उनके खिलाफ फतवे बांटे गए। मगर तारीख को प्रोपेगेंडे से बदला नहीं जा सकता। तारीख वही बताती है जो सच होता है, जो कड़वा होता है मगर सच होता है। और सच ये है कि फातिमा जिन्ना को याद रखा जाता है और वो याद रहेंगी, मगर उन्हें गद्दार करार देने वाले आमिर को अच्छे अल्फाज में याद रखने वाला कोई नहीं। ये याद किया जाता है कि कैसे एक आमिर के खिलाफ लड़ने वाली शख्सियत को गद्दार करार दिया गया, और उसके बाद पाकिस्तान में गद्दार करार देने की ये फैक्ट्री चलती रही, आज भी चल रही है। जो चीज़ माजी में गद्दार करार दी गई, जो शख्सियत माजी में गद्दार करार दी गई, उनके बारे में इदराक हो जाता है, उन्हें अजीम ख्याल किया जाता है, मगर हाल में जो कुछ हो रहा होता है वो चलता रहता है। जब हाल माजी बनेगा तो फिर शायद इदराक होगा, मगर फिर इस तरह पाकिस्तान कैसे बदलेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।